करके देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आलमनगर विधानसभा 70 से काफ़ी प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके आत्म परिचय से, और उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि आप इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी, किस दल से आप खड़े हैं और क्या आपकी रणनीति इस बार बिहार विधानसभा चुनाव आलमनगर से होगी। नमस्ते। मेरा नाम विक्रम कुमार गुप्ता है और मैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा कोई दल नहीं है और मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्या रही है जिसके कारण कि मुझे आना पड़ा राजनीतिक के अंदर। और मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ रहा नहीं है। एक मैं स्टूडेंट कैरियर से, अभी एक स्टूडेंट हूँ मैं, अपनी पढ़ाई करते हुए फिर मुझे समस्या को देखते हुए फिर राजनीति के अंदर आना पड़ा। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं दिल्ली के अंदर था। क्या कर रहे थे? वहाँ पे जॉब भी कर रहा था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था मैं। अच्छा, तो अचानक ये ख्यालात कैसे आए कि आप राजनीति में आए? क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था हमने जब देखा, जब कभी गांव आया था, तो यहाँ की जो करप्ट भ्रष्टाचार को देखते हुए फिर मुझे राजनीति के अंदर आना पड़ा है। यहाँ के जो भी सांसद विधायक रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। क्या प्रमुख समस्या रही है अभी वर्तमान तक और कब से रही है, इसके बारे में जिक्र कीजिए। ये समस्या तो, पहली समस्या तो बाढ़ की है और बेरोजगारी की है और शिक्षा की है। और ये समस्या देखा जा रहा है कि अभी हमारा उम्र जो भी है उसे काफ़ी साल पुरानी की है, लेकिन आज तक इनकी हल नहीं हो पाई है। यहाँ पे बाढ़ का समस्या, यहाँ से स्कूल की समस्या है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या है। तो इस बाढ़ की समस्या को लेकर आलमनगर विधानसभा से आप किस प्रकार से इस चीज़ों को उभारने का प्रयास करेंगे? मान लेते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो इस समस्या को कैसे उभारेंगे? जहाँ से ये बाढ़ आ रही है हम वहाँ के केंद्रित बिंदु को हम नियंत्रण करेंगे। उसके बाद नहर से गुजार के पानी किसानों के खेत में होते हुए लेके जाएंगे, जिससे कि खेती भी अच्छी हो पाएंगे और बाढ़ से भी बच पाएंगे लोग। किसानों की जो समस्या है उस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान की जो प्रमुख समस्या है बाढ़, उससे आप कैसे राहत दिलाना चाहेंगे? हम उस पानी को एक ऐसी दिशा में मोड़ लेंगे जहाँ से कि किसान को कोई नुकसान न पहुँचे, जहाँ की फ़ायदेमंद ही पानी हो। रही बात की शिक्षा की, तो शिक्षा प्रणाली को आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति रही है और क्या विकास हो पाया है या नहीं हो पाया? शिक्षा में विकास तो नहीं हो पाया। जहाँ पे जितना भी स्कूलें हैं, जहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, अच्छी IT सेक्टर का भी कोई कॉलेज नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के लोग भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, प्लान हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सबसे बड़ी मेन समस्या है यहाँ का। शिक्षा को लेकर आप किस प्रकार से देखना चाहेंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो शिक्षा किस मॉडल के अनुरूप आप बढ़ावा देंगे अपने क्षेत्र आलमनगर में? आलमनगर क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो अभी बहुत ही दयनीय है और इसको हम मॉडर्न तरीक़ा से, अगर सत्ता में आते हैं, मॉडर्न तरीक़ा से करेंगे। इसमें अच्छा BPSC वाला टीचर हायर किया जाएगा, उच्चतम शिक्षा वाले शिक्षक को हायर करेंगे, जिससे कि समाज में अच्छी खासी शिक्षा हर घर, हर लोगों तक पहुंचेंगे, हर बच्चे तक पहुंचेंगे, जो कि आगे चलकर भविष्य अपना अच्छे उज्जवल बना सकें। तो आपको लगता है कि अभी तक जिसकी निवर्तमान सरकार रही होगी उसमें शिक्षा की दुरुस्त व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। कौन है अभी निवर्तमान में? निवर्तमान में नरेंद्र नारायण यादव जी हैं। किस पार्टी से? ये NDA का है। तो हमारी जनता ये आपसे जानना चाहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ की समस्या को लेकर आपने बात किया, ठीक है। अब बात आती है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सालों से जो नरेंद्र नारायण जो मुखिया के तौर पे इस क्षेत्र में हमेशा बने रहे हैं, जनता की क्या राय है और आपकी विशेष तौर पे क्या उसके तरफ आपका झुकाव है कि इस हमेशा उनको वोट मिल रहा है, वो जीत रहे हैं, विकास हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसके बारे में बताएंगे।
कि कैसे विकास हो पा रहा है इस क्षेत्र में या क्या नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बताइए। जो यहाँ का जो विकास व्यवस्था है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सिर्फ भवन निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा सुधार नहीं है, इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस आते हैं तो यहाँ की जो व्यवस्था है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनको रेफ़र किया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट होते हैं रास्ते में, रोड के कारण रास्ते में उनको डेथ भी हो जाते हैं। ये सब समस्या है। लेकिन जो भी वर्तमान में अभी विधायक जी हैं, ये इस तरह का कोई काम और कोई कार्य स्वास्थ्य के लिए नहीं किया है। तो सिर्फ क्या कागजी पे ये सारी बातें होती हैं या फिर धरातल पे भी आने का कोशिश किया जाता है? नहीं, ये कभी आपने मिला जो निवर्तमान विधायक जो रहे नरेंद्र नारायण जी, उनसे कभी मिला या आपकी जनता उनसे कभी मिलने का प्रयास की कि जो है हम अपनी समस्याओं को लेकर जो है उनके पास में रखें? जी, जनता लोग गए हैं, लेकिन जनता लोग को दबंगी के कारण उनसे मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि हर जो भी समस्या को लेकर के जनता जाते हैं, उनके दरवाजे पे उनको लौटा दिया जाता है। पहली बात, उनसे मिलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जो भी जाते हैं उनके दरवाजे पे बोलते हैं कि नेताजी यहाँ पे है नहीं, नेताजी यहाँ पे आज उधर गए। तो ये समस्या बनी रहती है। जब से भी सत्ता में आए हैं, दबंगी के कारण ये हमेशा जीतते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप युवा हैं, कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरा अभी 25 साल उम्र है। अच्छा, अभी वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं अभी एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, जो इग्नू से अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आप और उसके साथ मैं अपना जॉब भी करता हूँ, जो कि अभी तो जॉब नहीं हो रही है, अभी तो राजनीति के अंदर आया हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप युवा हैं, तो युवा सोच को लेकर आप आलमनगर क्षेत्र में क्या सोचते हैं कि युवा को कैसा आप व्यवस्था दे सकते हैं? किन किन क्षेत्रों में आप व्यवस्था दे सकते हैं? हमें युवाओं के लिए रोज़गार जो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, और अच्छे खासे अगर आगे बढ़ा जाए, अगर फुल बहुमत से हम आते हैं, तो समाज में युवाओं के लिए फैक्ट्री लगाएंगे। और रही बात शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम कुछ टेक्निकल लाएंगे। जैसे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर लाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग हुआ, डिजिटल सोशल मीडिया हुआ, हम इस चीज़ को युवाओं के लिए लाएंगे, जिससे कि युवा अपना आगे बढ़ सकें। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में मक्का का उद्योग काफ़ी बढ़ चढ़ के करा जाता है। आप इस मक्का को लेकर कभी सोचे नहीं कि अगर आप जीतते हैं या जीतने से पहले भी अगर कुछ सुविधाएं मक्का उद्योग को लेकर, क्या विचार है आपका इस क्षेत्र को लेकर? जी, मक्का उद्योग हमारे इधर जो इस समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आलमनगर विधानसभा, यानी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मक्का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए कुछ न कुछ लघु उद्योग, कुछ फैक्ट्री आएंगे, जिससे कि मक्का का जो व्यवस्था है उससे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, जिससे कि आगे इंपोर्ट और ये तो बात हो गई कि रोज़गार की। अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस चुनावी दौरे में वादा करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, तो कुछ लोगों की ये बातें होती है अपनी चुनावी माहौल बनाने के लिए कि महिलाओं के लिए हम सम्मान योजना करेंगे। अभी हालांकि हम ये भी देख पा रहे थे कि तेजस्वी जी का मैया और बहन योजना, इस प्रकार का कोई प्रायोजन भी आपका है या कुछ बनाना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी बोल रहे हैं कि मैया बहन योजना हम लाएंगे, ये सब बिल्कुल गलत ये लोग बता रहे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं हर घर हम 3000 देंगे, 2000 देंगे, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हम 30,000 रुपये देंगे। ये जो इस टाइम पे जो पैसे 10,000 रुपये बांटे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ चुनाव वोट लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इनका जीतने का एक एजेंडा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं को पैसे देते हैं ताकि हमें वोट मिल सके। इससे कोई इनका उत्थान नहीं होता है, इनसे इनकी कोई भलाई नहीं होती है। अगर देना ही होता तो पहले देता, जिससे कि चुनावी यात्रा के दौरान इन्होंने क्यों दिया है, गलत बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक समस्या और है। जैसे कि आपने देखा होगा नीतीश जी का सरकार के दौरान जो है उन्होंने एक योजना को चालू किया। अभी हाल फिलहाल में चुनाव के समय में उन्होंने ये आगाज़ किया कि जो है कन्या उत्थान योजना। क्या ये कन्या उत्थान योजना जो ग्रेजुएशन कर चुकी महिलाएं हैं या फिर जो मतलब कि बच्चियां हैं, उनके लिए सिर्फ सीमित रह जाएगा या पुरुष उत्थान योजना भी आना चाहिए? पुरुष उत्थान योजना भी आना चाहिए। ये लोग महिलाओं के लेकर के जो भी ला रहे हैं ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो ला रहे हैं चुनावी माहौल में जो लाते हैं, सिर्फ मेन पर्पस, मेन मोटिव इनका होता है हमें किस तरीके से हमारे पास वोट आ जाए।
लेकिन ये तो देखा जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपया जो है ना काफ़ी महिलाओं को मतलब उनके खाते में गया है, इस पर क्या करना है? तो ये दिया है चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चुनावी माहौल में नहीं देना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसे वोट अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ प्रायोजन आपका नहीं है? प्रयोजन है कि हम इनको अगर लघु उद्योग दे देते हैं, अच्छी शिक्षा दे देते हैं, तो इनको 10,000 रुपये का मोहताज बनना नहीं पड़ता। अच्छा, जैसा कि यहाँ की भ्रष्ट राजनीति, जो नोट पर वोट की राजनीति जो अभी तक वर्तमान में भी चली आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है? मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और इसी इंडिपेंडेंट सोच को ध्यान में रखते हुए आप हमें ये बताइए कि नोट पर वोट की राजनीति कितना सही है और कितना गलत है? ये बिल्कुल गलत है। नोट पे वोट कितने सारे गांव में पैसे भेजे भी जाते हैं वोट खरीदने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जनता है उनको अपने अच्छे खासे जो अच्छे हैं, जो उनके समाज में लग रहा है काम करना चाहिए, उनको इनको वोट करना चाहिए। ये नहीं कि पैसे पे बिक रहे हैं, ये गलत चीज़ है। जनता तो सब जानती है, जनता सब जानती है कि जनता सब जानती है, लेकिन फिर भी वो अनजान है। आखिर इस विकास से अनजान है या फिर जो निवर्तमान रहे विधायक उनसे अनजान है? ये उनसे अनजान नहीं, ये सिर्फ दबंगगिरी है। जो भी यहाँ पे विधायक पूर्व रहे हैं, जितने सालों से अभी करते जा रहे, वर्षों सालों से हैं, तो यहाँ पे इनकी दबंगगिरी के कारण ये लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। पहला कदम आपका राजनीति में है, हो सकता है कि जो अभी वरिष्ठ जो दबंग नेता हैं वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव मत लड़िए, ये वो बहुत तरह की बातें। तो क्या आप डर के चुनाव में सीटिंग कैंडिडेट बनेंगे या फिर आप इस चीज़ों को जारी रखेंगे? हम इस चीज़ को जारी रखेंगे, हमको बैठना नहीं है। मतलब आपको किसी से कोई डर नहीं है? हमें किसी से कोई डर, हम युवा हैं, हम युवा की बातें रखते रहेंगे, उठाते रहेंगे, इसे हमें किसी का डर और भय नहीं है। मान लीजिए कि इस बार चुनाव में आपकी जीत नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? जितनी भी आपके प्रायोजन है, जितने आपने भरोसा दिलाया जनता को, वो जारी रहेगा या फिर आप जो है आपकी भी बात सिर्फ कागजों पर रह जाएगी? नहीं, ये जीत हार तो अलग की बात है, लेकिन हमें समाज में जो काम हम कर रहे हैं ये काम जारी रहेगा। समाज में जाकर के अच्छी भलाई जो भी काम है हम उनके साथ में खड़े उतरेंगे, हमेशा जनता से ये अपील करना चाहते हैं। मैं विक्रम कुमार गुप्ता, निर्दलीय प्रत्याशी आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से। मेरा छाप बेबी बोकर यानी घर कौआ छाप, जो कि क्रमांक संख्या 10 पे अंकित है। इस बार आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि भारी मतों से विजय बनावे। यह विजय हमारी नहीं, यह विजय आलमनगर की जनता की है, आलमनगर जनता की विकास की है। हम आजीवन आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं एवं भाई एवं बहनों एवं माता एवं चाचा एवं चाची से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, किसी के दबंगगिरी के अंदर आऊँगा नहीं। मैं आजीवन काम करता रहूँगा, समाज की बात को उठाता रहूँगा, विकास की बात करता रहूँगा। जीतूँ या हारूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं आप सबके बीच में आश्वासन देता हूँ कि विकास तो होगी इस बार, अगर आप हमें विजय बनाते हैं भारी मतों से तो। धन्यवाद। जय आलमनगर, जय आलमनगर की जनता, जय हिंद, जय भारत।